Yes. So वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों का सीए फाइनल का लॉ रिवीजन सीरीज चल रहा है एंड आई हैव गिवन अ नेम टू इट विच इज सीए फाइनल लॉ सुपर रिवीजन बैच। तो देखो, कंपनीज एक्ट में अपना तीन मेजर टॉपिक हो गया है। दैट इज डायरेक्टर्स वाला, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद meeting of board and its powers, and third chapter is managerial personnel. So ये तीन चैप्टर आप लोगों का कंपनीज एक्ट का लगभग 35 to 40% कवरेज रखता है। सो एग्जाम पर्पस के लिए आप लोगों का 30 से 35 मार्क यहाँ से आने वाला है। सो दैट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड अभी मैं अगला 4-5 सेशन में आप लोगों को इकोनॉमिक लॉज जो है, सी पहले इकोनॉमिक लॉज का सिलेबस जानते हैं। उसमें देखो, आप लोगों का जो इकोनॉमिक लॉ है, इको लॉ में आप लोगों का 35 to 40 मार्क्स का वेटेज है इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो इसमें एक तो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसमें हर अटेम्प्ट में 8 मार्क्स के आसपास वेटेज रहता है। देन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, ये भी 8-10 मार्क का वेटेज लेके जाता है। These two acts are the most important in economic law. Then Foreign Contribution and Regulations Act 2010 FCRA, ये भी 5-6 मार्क्स का पूछे जाते हैं। Then SEBI Act 1992 प्लस SEBI NODR गाइडलाइंस 2015, ये भी सब मिला के कोई अटेम्प्ट में 4, किसी अटेम्प्ट में 8 ऐसा आता है। Then Arbitration and Conciliation Act 1996 ACA, कभी कभी 2 मार्क्स का आता है, कभी 4-5 मार्क का भी आता है। एंड लास्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एकदम लास्ट में प्रिपेयर करना, अगर एग्जाम से पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम है तभी इसको उठाना, बिकॉज द वॉल्यूम इज वेरी बिग एंड द वेटेज इज नॉट दैट मच। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने बोल के रखा है, इफ यू डू नॉट हैव मच टाइम टू स्पेयर देन लीव फेमा। ओके, सो ये वाला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट भी करेंगे, खत्म भी करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अभी देखो, ये एक्ट, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2005। ये सब जो वन लाइनर है ना, ये एमसीक्यू में कभी हो भी सकता है। इंस्टीट्यूट आजकल लॉ का पेपर टफ कर रहा है, तो ये सब भी पूछ सकते हैं। तो छोटा सा एक बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग इज इंटरनेशनली acclaimed, एंड जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एफ इसके रिगार्डिंग एक जनरल गाइडलाइंस इशू करता है एंड उस गाइडलाइंस के हिसाब से हर एक कंट्री अपना अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाता है। इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ एफ, hence India has followed recommendations of FATF and criminalized money laundering by issuing this act. Okay, देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन है, money laundering is a highly sophisticated act to cover up the origin of illegal earnings so that they appear to have been derived from legal source। मतलब इलीगली आप कुछ भी पैसा बना रहे हो, उसको अल्टीमेटली ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो क्लीन मनी है या फिर वाइट मनी है। ओके, ये एक छोटा सा डायग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट अस अंडरस्टैंड। एक तो देखो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल, डर्टी, ब्लैक और टेंटेड मनी, इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। दिस इज अ 3 स्टेप, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करने से ये प्रोसेस का आउटपुट निकल के आता है लीगल, वाइट और क्लीन मनी appears to be earned from legitimate source, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। नाउ ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, इसको पहले सीखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स
जो क्राइम मनी है दैट इज इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो अपना फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें वो जो आपका जो ब्लैक मनी है उसको इंजेक्ट किया जाता है। ओके, Point 2, step 2 is layering. Money is layered or spread over various transactions in different accounts, different countries to make it difficult to detect the origin. Layering का मतलब क्या है? वो जो पैसा है उसको several layers में divide किया जाता है so as to make it difficult to be traced. Third is integration. Original association with the crime is wiped out. मतलब जो origin था पैसा का उसको एकदम wipe out किया जाता है so that money can be used as clean money. A purpose of PMLA Act 2002. PMLA Act जो आया था उसका पर्पस क्या था? बेसिकली दो पर्पस है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। ये एक्ट में जो ऑफेंसेस होगा उसको हम लोग शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दो ही एजेंडा है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डेराइव्ड फ्रॉम शेड्यूल्ड ऑफेंस। देन देयर आर फ्यू पॉपुलर मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट? ओके, मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ कुछ मेथड्स है। कैश स्मगलिंग, स्ट्रक्चरिंग। अब स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? अ लार्ज चंक ऑफ मनी, देखो स्ट्रक्चरिंग मतलब अ लार्ज चंक ऑफ मनी इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन बियरर बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स इनटू बैंक अकाउंट। मतलब क्या हुआ इसका? समझो आपके पास 10 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है, आप क्या किए, उसको 10-10 लाख में डिवाइड किए, 10 करोड़ को 10-10 लाख का बियरर बॉन्ड बनाए एंड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। सो ब्लैक मनी आप वाइट बना रहे हो। नेक्स्ट इज लॉन्ड्रिंग थ्रू रियल एस्टेट। देखो रियल एस्टेट सबको पता है कि बहुत अच्छा जरिया है। देन स्टॉक मार्केट स्कैम्स, आप लोग को पता ही है जो हर्षद मेहता वगैरह हुआ था। देन बोगस कंपनीज मतलब शेल कंपनीज, जो बोगस कंपनीज है दीज आर कॉल्ड as shell companies. Then drug trafficking, bribery, corruption, kidnapping, extortion, organ trafficking, etc. So these are the ways of money laundering. Not that important. Now, relevant definition, section 3. This definition is very important, section 3. देखो, whosoever, क्या क्या पॉइंट है वो याद रखना। whosoever directly or indirectly, ये वाला जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime। अभी मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद जो आपके पास पैसा आया उसको बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सो ये सब करने के बाद जो मिला दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। दिस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो क्राइम है ना, ये एरो यहाँ पे ऐसे मतलब रीडिंग सीक्वेंस ऐसा रहेगा। दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग concealment, possession, acquisition or use or projecting as untainted property। उसके बाद डिफाइंस ऑफेंस ऑफ, मतलब ये जो डेफिनेशन है ना, व्हाट इज ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब ये यहाँ पे सेक्शन 3 के हिसाब से इसको हम लोग बोलेंगे ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 3 एंड द पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब क्वेश्चन क्या है? हु शैल बी गिल्टी ऑफ, मतलब ये जो सेक्शन है ये बोलता है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, इसका आंसर हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। एंड द पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? तो ये वाला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग।
Then next is proceeds of crime. Proceeds of crime is any property derived directly or indirectly by any person as a result of criminal activity referred to in scheduled offenses where such property is taken outside the country, then the property equivalent is considered as proceeds of crime. देखो यहाँ पे दो बातें हैं. एक तो वो प्रॉपर्टी मतलब देखो यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में दो बातें हैं. अगर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज प्रॉपर्टी टेकन आउटसाइड इंडिया. अगर वो इंडिया से बाहर लेके मतलब प्रॉपर्टी बाहर चला गया, देन प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. एंड अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है, देन दैट प्रॉपर्टी इटसेल्फ is proceeds of crime. Okay. Then what is property? Property means any property or asset, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and includes deeds and titles. Okay. Scheduled offenses under section 3, very important section, specified in part A, para 2. देखो ये जो नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो भी है, तो ये स्पेसिफाइड है आप लोगों का पार्ट ए ऑफ पैरा 2 में. एंड जो भी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन पार्ट बी, इफ टोटल वैल्यू देखो पार्ट ए में कौन सा आता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जहाँ पे आपका नार्कोटिक्स ब्यूरो का जुरिसडिक्शन है. देन सेकेंड पार्ट इज पार्ट बी. पार्ट बी क्या बोलता है, इफ टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इज greater than or equal to 1 crore, then it will come under part B. And next the residual part is part C of the schedule. मतलब part C कौन सा हो गया, residual. ऊपर का दोनों केस छोड़ के बाकी सारे पार्ट C में आ जाएंगे. अभी देखो पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये दिस इज एज पर सेक्शन 4. यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल विद रिस्पेक्ट टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. यहाँ पे देखो ये पेनल्टी थोड़ा अलग आ जाएगा. यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 3 से 10 साल एंड फाइन अनलिमिटेड. ठीक है. बट अभी एनी अदर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 3 से 7 साल, बट फाइन ऑल्सो यहाँ पे भी अनलिमिटेड है. ये वाला पार्ट में पेंडिंग कराता हूँ. इसमें थोड़ा सा एरर हुआ है ड्राफ्टिंग में. ओके. देन यहाँ पे देखो एक छोटा सा अमेंडमेंट है. अमेंडमेंट क्या है, मतलब अभी तो पुराना अमेंडमेंट हो गया. ये जो मतलब नेक्स्ट अपना पार्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज. रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, जो इंटरमीडियरीज को हम लोग रिपोर्टिंग एंटिटी बोलते हैं. दिस इज एज पर सेक्शन 12. देयर आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज, ये सबको ऑब्लिगेशन मतलब ये सबको रिपोर्टिंग एंटिटी बोलते हैं. मतलब इनको क्या करना होता है, एज पर सेक्शन 12 दे नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. अभी इसमें कुछ नया इंक्लूजन हुआ है. एक तो देखो ज्वेलर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स आर इंक्लूडेड इन रिपोर्टिंग एंटिटी. ये दो लोगों को ऐड किया गया है, रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ज्वेलर्स. ज्वेलर्स के केस में अगर कोई ज्वेलर है जहाँ पे ट्रांजैक्शन विथ अ बायर इन कैश ग्रेटर देन मतलब कोई भी ज्वेलर है 10 लाख से ज्यादा कैश में डीलिंग कर रहा है, तो ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड उसको सेक्शन 12 अप्लाई हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, ज्वेलर्स को जो ये कंडीशंस फुलफिल कर देता है उसको सेक्शन 12 लग जाता है. देन रियल एस्टेट एजेंट्स जिसका टर्नओवर इज ग्रेटर देन 20 lakhs एंड पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस.
तो रियल एस्टेट एजेंट अगर जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है वो भी सेक्शन 12 उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? ओके। देन ये जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस है इसमें देखो दो पार्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, एक तो ये है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड वाला पार्ट में दे नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years from the date of transaction between client, for a period of 5 years all transactions. Part B is furnish information relating to such transaction to the director. ठीक है, ओके। दे फर्स्ट पॉइंट क्या था, दे नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, एंड सेकंड पॉइंट इज फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सच ट्रांजैक्शंस टू द डायरेक्टर। देन पार्ट सी इज दे नीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स। यहाँ पर भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है। आइडेंटिटी में क्या होता है, आधार, पैन, पासपोर्ट ये सब हो सकता है। इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बैंकिंग कंपनी देन ई आधार वेरिफिकेशन फैसिलिटी इज अलाउड, ये अमेंडमेंट है। मतलब यहाँ पे अगर कोई बैंकिंग कंपनी होगा तो वो ई आधार वेरीफाई भी कर सकता है। ऑल्सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैन also they are also allowed for other verification। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब ये जो भीम पे ये सब है ना, तो इसका वो लोग भी अलाउड है। देन द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनर ऑफ सच क्लाइंट्स इफ एनी हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स द क्लाइंट। मतलब जो रिपोर्टिंग एंटिटी है दे ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर of such clients if any। अभी beneficial owner का definition क्या है, who ultimately owns or controls the client। okay, next thing is they need to maintain records of documents evidencing identity of clients or beneficial owners for a period of 5 years after the relationship with the client has ended or account closed, whichever is later। तो ये दोनों में से जो मतलब दोनों घटना है, for a period of 5 years after the relationship with the client has ended or account closed, ये दोनों दोनों में से दो डेट में से जो भी लेटर होगा वहां से लेके 5 साल तक इसको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, देन कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाओ। एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड और फर्निश्ड shall be kept confidential by the reporting entity। ये तो सीधा सा पॉइंट था। देन अपना सेक्शन 12A आता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। Reporting entity shall furnish to the director the required information within such time and manner as he may specify। Also maintain confidentiality of information furnished। ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो डायरेक्टर है सीजी अपॉइंट्स द डायरेक्टर। ओके, यस। तो कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी होगा, they need to furnish to the director appointed by CG the required information within such time and manner as he may specify। Also maintain confidentiality of the information furnished। Next is powers of directors to impose fine। This is as per section 13। The director have the power to order for an inquiry with respect to obligation of reporting entity। मतलब reporting entity अगर उसका obligation ढंग से नहीं कर रहा है, then the director has the power to make an inquiry of the reporting entity। अभी ये कैसे कर सकते हैं, on his own motion भी कर सकते हैं। एक तो on his own motion, this is suo motu कर सकता है, और on application by any authority, any officer or any person in this regard। Then he has the power to direct an audit। Director may instruct the reporting entity to get its accounts records audited by an empaneled accountant, और यहाँ पे the audit fees will be borne by the central government। ठीक है, चलो। देन उसका तीसरा पावर क्या है, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशंस द डायरेक्टर में इशू वार्निंग इन राइटिंग, डायरेक्ट टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। देखो एक तो वार्निंग दे सकता है, नहीं तो ही में डायरेक्ट टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। पीरियडिकल रिपोर्ट्स में बी आस्क्ड फॉर, नहीं तो ही कैन ऑल्सो इम्पोज पेनल्टी पर फेलियर। यहाँ पर पेनल्टी याद रखोगे, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख। ये इंपॉर्टेंट है पेनल्टीज।
especially for MCQs. Okay, then he may also, मतलब ये पहले तो देखो उसका पावर्स हो गया, यहाँ पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. He shall, मतलब responsibility in which regard copy of order to be forwarded to reporting entity. The director shall forward a copy of the order passed to every reporting entity who is a party to the proceedings. अभी उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर में क्या हो सकता है, एक तो पेनल्टी ऑर्डर दे सकता है 10,000 से 1 लाख तक का पेनल्टी है पर फेलियर. नहीं तो दूसरी चीज़ है इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकता है, मतलब जहाँ पे ऑब्लिगेशंस रिपोर्टिंग एंटिटी का नहीं फुलफिल हो रहा है. थर्ड, ही में order for an audit of books of documents by an independent auditor. Then next thing is attachment, adjudication and confiscation. Attachment of property involved in money laundering. This is as per section 5. Order for provisional attachment. Director or any other officer, यहाँ पे याद रखने वाला चीज है, not below the rank of deputy director. एक तो director कर सकता है, नहीं तो any other officer not below the rank of deputy director has, if he has reasons to believe. and ये जो reasons होगा ना, reasons should be recorded in writing. मतलब जो भी मतलब वो रीजन दे रहा है, that reason should be recorded in writing on the basis of material in his possession. अभी नीचे क्या है, एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ, देखो रीजन क्या होगा, एक तो द पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और सच, मतलब दो ये कंबाइंड है, एंड है यहाँ पे और नहीं है. एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड सच प्रोसीड्स लाइकली टू बी कॉन्सेल्ड और ट्रांसफर्ड, ये दोनों अगर केस हुआ, then then the director or such officer may provisionally attach. but ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर होगा, दैट ऑर्डर शुड बी इन राइटिंग एंड द अटैचमेंट शैल नॉट मोर देन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. बट यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, हाउ एवर पीरियड ऑफ स्टे ऑफ, देखो अभी ये जो ऑर्डर प्रोविजनल अटैचमेंट हो 180 days, अभी इसके अंदर देयर इज एनी पीरियड ऑफ स्टे बाय हाई कोर्ट इज नॉट काउंटेड. अगर हाई कोर्ट का कुछ स्टे ऑर्डर आ गया, वहां पे वो पीरियड काउंट नहीं होगा, एंड इन दैट केस एक्स्ट्रा 30 days फ्रॉम वेकेशन ऑफ स्टे विल बी अलाउड, राइट? If the director or any other officer has reasons to believe that such non-attachment is likely to frustrate any proceedings related to confiscation, he may attach the property. Director to forward a copy of attachment and material in his possession right after attachment to the adjudicating authority. ये बड़ा ही important point है, ये डायरेक्टर या तो जो ऑफिसर है उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है. डायरेक्टर और सच एन ऑफिसर shall forward a copy of attachment and material in his possession right after attachment to the adjudicating authority. Every order of attachment shall cease to exist on expiry of 180 days from the date of order. जो attachment का order है, that will be valid for 180 days. Next is complaint against attachment before adjudicating authority. The director or any other officer who provisionally attaches the property shall within 30 days from attachment, मतलब जो अटैच किया उसने उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही में फाइल अ कंप्लेंट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ सच अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. यहाँ पे देखो डायग्राम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. डायरेक्टर और ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर. तो क्या किया ये लोग, विद इन 30 days एप्लीकेशन कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू कंफर्म द प्रोविजनल अटैचमेंट. पहला जो अटैचमेंट था प्रोविजनल, तो ये उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा टू कंफर्म द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. ऑन एप्लीकेशन टू स्पेशल कोर्ट फॉर कॉन्फिस्केशन और टेक पोजेशन. मतलब जहां पे ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म कर देता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट, अभी अटैचमेंट ऑर्डर पास कर दिया, तो वहां पे एक एप्लीकेशन, मतलब ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जब कंफर्म कर देगा, उसके बाद दे विल फॉरवर्ड एन एप्लीकेशन टू स्पेशल कोर्ट फॉर कॉन्फिस्केशन ऑर्डर एंड also direct the officer to take immediate possession of the property. Next section is adjudication. This is as per section 8. देखो सबसे पहला है serving of notice. If the adjudicating authority has reasons to believe, मतलब adjudicating authority has reasons to believe that the person has committed an offense under section 3, that is the person has committed a scheduled offense or
ही इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अगर ये दोनों चीज के बारे में उसको रीजंस टू बिलीव है किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सर्व अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days एंड द नोटिस शैल इंडिकेट सोर्स ऑफ हिज इनकम, मतलब जो इनकम का सोर्स क्या है वो अर्निंग्स और एसेट्स आउट ऑफ विच ही हैज एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी अटैच्ड टू सीज। तो सोर्स बताना पड़ेगा, नेचर एंड सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन and particulars, and also show cause why all or any other property should not be declared as property involved in money laundering। मतलब उसको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई रीजन दिखाओ कि तुम्हारा बाकी सारा प्रॉपर्टी को हम लोग क्यों ऐसा मान नहीं लेंगे कि वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ओके, देयर इज टू स्पेशल पॉइंट्स। एक तो जॉइंट होल्डिंग बता रहे, जॉइंट इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब दो जॉइंट ओनर है कोई प्रॉपर्टी का, तो नोटिस शैल बी गिवन टू all the joint holders। Then if any person holds any property on behalf of a person, देखो holds property on behalf of a person specified in the notice। notice क्या है, कोई दूसरा पर्सन को, ये समझो एजेंट है। a copy of such notice, तो यहाँ पे a copy of such notice to be served upon such other person and उसको opportunity of being heard भी देना चाहिए। तो यहाँ पे दो स्पेशल पॉइंट था, एक जॉइंट होल्डर के केस में एंड दूसरा एजेंट के केस में क्या होगा, एजेंट या तो रिप्रेजेंटेटिव जो भी बोल सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्लाई ऑफ द नोटिस। ऊपर जो नोटिस भेजा तो नोटिस का जो रिप्लाई आया उन रिप्लाई को देखेंगे एंड हियरिंग द एग्रीव्ड पर्सन एंड द डायरेक्टर, मतलब यहाँ पे जो एग्रीव्ड पर्सन है एंड द डायरेक्टर और अदर ऑफिसर दोनों पार्टी का हियरिंग होगा। देखो ऑर्डर देंगे कौन कौन सा चीज देखने के बाद, एक तो रिप्लाई को कंसिडर करेंगे, देन हियरिंग ऑफ बोथ द पार्टीज एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलिवेंट मटेरियल प्लेस्ड बिफोर हिम। ऑल रेलिवेंट मटेरियल, ये तीन चीज को देखने के बाद ये ऑर्डर पास करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वेदर द प्रॉपर्टी, मतलब ये जो यहाँ पे डिसाइड क्या होने वाला है, वेदर द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन द नोटिस इन्वर्ट इन मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब ये जो प्रॉपर्टी ऊपर हम लोग ने जो अटैच किया है प्रोविजनली, इज द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, यही क्वेश्चन का आंसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ढूंढते रहेंगे। इफ प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, अगर वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, दो ही ऑप्शन, मतलब यहाँ पे दो अल्टरनेटिव होगा ना, एक तो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी नॉट इन्वॉल्व। जहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, वहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कंफर्म द अटैचमेंट। जहाँ पे देखो कंफर्म अगर करेगा, इन दैट केस पीरियड ऑफ अटैचमेंट क्या होगा, फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 365 days एक्सक्लूडिंग एनी स्टे पीरियड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। यहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट बोले तो हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कंफर्मेशन हो गया अटैचमेंट का, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। द डायरेक्टर शैल टेक इमीडिएट पोजीशन, मतलब जब कंफर्मेशन आ गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, देन द डायरेक्टर शैल टेक इमीडिएट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इसके बाद जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, दे शैल रेफर टू द स्पेशल कोर्ट फॉर अ ट्रायल ऑन कॉन्फिस्केशन। स्पेशल कोर्ट को रेफर करेंगे कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए। देखो अटैच हो गया, इसके बाद उसको कॉन्फिस्केट करना है। अगर स्पेशल कोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसको अगर स्पेशल कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, देन तो वो कंफर्म हो गया, मतलब स्पेशल कोर्ट फिर से रेफर बैक करेगा किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल इशू अ फाइनल ऑर्डर ऑन कंफर्मेशन बाय द स्पेशल कोर्ट। देखो स्पेशल कोर्ट फाइंड्स ऑन अ ट्रायल दैट द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, देन they shall pass an order of confiscation। And second of case 2 is special court finds on a trial that the property is not involved in money laundering, ये केस में release order of the property will be issued। Special court may restore the confiscated property of a claimant with a legitimate interest in the property who have suffered a quantifiable loss as a result of the offense। देखो वो उतना important नहीं है। In case a property is attached, the person interested in an, ये important है,
person interested in an immovable property and the property is attached is not, जो जिसका घर है, समझो किसी का घर अटैच हो गया, immovable property है, but the person is not barred from enjoying the property till the final order came. मतलब जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक उसको दोषी नहीं मानेंगे, उसको उसका घर पे रहने देंगे. Then vesting of confiscated property with the central government, ये भी बहुत ही important section है, section 9, where an order of confiscation has been passed. मतलब यहाँ पे order of confiscation आ चुका है, मतलब the case has attained finality. Order of confiscation has been passed in respect of any property. All the rights, देखो यहाँ पे all the rights and title in such property shall vest absolutely in the CG, free from all charges. हम लोग इसको unencumbrance भी बोलते हैं, free from all charges. तो प्रॉपर्टी के ऊपर और कोई चार्ज नहीं होगा. Central government appoints an administrator to receive or manage such vested properties with the central government, and the administrator shall take necessary measures to dispose of the property vested in central government. Next concept is appellate tribunal under PMLA. Appellate tribunal under PMLA, ये है देखो सेक्शन 26 के हिसाब से. सबसे पहले डायरेक्टर or any other officer as authorized by the director, not below the rank of deputy director, or the aggrieved party. That is any reporting. aggrieved party कौन हो सकता है? कोई reporting entity हो सकता है, कोई aggrieved person हो सकता है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है. कैन मूव एप्लीकेशन. देखो ये लोग जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देखो फर्स्ट लेवल इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके ऊपर एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर स्पेशल कोर्ट, देन हाई कोर्ट, ऐसा हायरार्की होता है. तो एग्रीड पार्टी और द ऑफिसर दे कैन मूव एन एप्लीकेशन टू एपेलेट ट्रिब्यूनल बिफोर 45 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. यहाँ पे 45 days का कॉन्वर्सेशन भी अलाउड है इफ प्रॉपर रीजंस आर देयर फॉर द डिले. तो ये दोनों क्या करेंगे? अपील टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. सबसे पहले क्या होता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सिर्फ डायरेक्टर जा सकते हैं. डायरेक्टर कब जाएगा? विद इन 30 days, मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट से 30 days के अंदर अंदर अटैचमेंट ऑर्डर के लिए अपील करता है. देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगा वहां से 45 days के अंदर अंदर ये दोनों, मतलब डायरेक्टर भी कर सकता है और एग्रीड पार्टी भी कर सकते हैं. दे कैन गो टू एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हियर ऑर्डर ऑफ ए. मतलब ए का मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आता है वहां से 60 दिन के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट में जाना पड़ेगा और 60 दिन का एक्सटेंशन भी में चलता है. तो एपेलेट ट्रिब्यूनल मे कॉन्डोन अ डिले ऑफ 45 days. मतलब जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है यहाँ पर लिखा है ना 45 days का डिले वो कंसिडर करते हैं इफ सफिशिएंट रीजंस, अगर सफिशिएंट रीजन है. एंड स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है देन दे कैन गो टू द हाई कोर्ट. अभी यहाँ पे देखो एपेलेट ट्रिब्यूनल जो भी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा ना, दैट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर उसका ऑर्डर डिस्पोज हो जाएगा. एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल कैन कंफर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. सेट असाइड का मतलब क्या है? रेफर बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ये इनकम टैक्स में भी सेम चीजें हम लोग पढ़ते हैं. सेंड, अभी ये जो ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, सेंड कॉपी ऑफ द ऑर्डर. अब ये कॉपी, ऑर्डर का जो कॉपी है किसको किसको भेजना है? पार्टीज टू द अपील. मतलब एक तो डायरेक्टर हो सकता है, दूसरा पार्टी एग्रीड पार्टी हो सकता है, देन रिपोर्टिंग एंटिटी हो सकता है. एंड दूसरा कॉपी जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तीसरा कॉपी जाएगा डायरेक्टर के पास. राइट, तीनों को हम लोगों को ये कॉपी सेंड करना होगा. देन डिसीजन ऑन एपेलेट ट्रिब्यूनल बेस्ड ऑन मेजॉरिटी. जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. मैटर्स, देखो ये जीएसटी में भी हम लोग पढ़ते हैं. मैटर्स आर टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी of the members of the appellate tribunal who have heard the case, including who have first heard it. अभी ये वाला बहुत ही important है. In case two members disagree with respect to any matter, then they shall refer to the chairman.
he can hear, मतलब the chairman can hear himself or may refer to other members to hear. अभी यहाँ पे देखो, अपील टू हाई कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट जा सकता है. एनी अग्रीव्ड पर्सन, हाई कोर्ट का है सेक्शन 42, एनी अग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल एन अपील टू जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट. कोई भी हाई कोर्ट में चले जाओगे तो नहीं होगा. जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट वही स्टेट में जो है, within 60 days from the order of appellate tribunal, only for matters involving substantial question of law. मतलब यहाँ पे फैक्चुअल बातें नहीं करना है. यहाँ पे नो फैक्ट फाइंडिंग, नो फैक्ट फाइंडिंग. फैक्ट फाइंडिंग के केस में appellate tribunal order is final. appellate tribunal के बाद फैक्ट फाइंडिंग का कोई केस नहीं होगा. देन हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट if satisfied that the party was prevented by sufficient cause, the party was prevented by sufficient cause from filing the appeal within time, then there is a condonation for a period of another 60 days. Then special court, special court के बारे में थोड़ा ज्ञान अपने को चाहिए. स्पेशल कोर्ट के पास सिविल कोर्ट्स हैव नो, देखो सिविल कोर्ट्स हैव नो जुरिसडिक्शन ओवर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस. तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केसेस होगा वो स्पेशल कोर्ट में चलेगा. अभी स्पेशल कोर्ट क्या है? स्पेशल कोर्ट्स आर डीम्ड टू बी सेशन कोर्ट्स. ठीक है, और इनको सेशन कोर्ट का भी दर्जा भी दिया जाता है, पावर भी दिया जाता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का ट्रायल करना है, तो CG in consultation with the Chief Justice of High Court can designate one or more session courts as special courts, and these special courts have all the powers of a session court. Then offense trialable in special courts. Special courts में कौन कौन सा offense का trial हो सकता है? This is as per section 44. Offense punishable under section 4 and any scheduled offenses, that is under section 5. तो इसका trial हो सकता है. Next is cognizance of offences under section 3, transfer of a trial of a scheduled offense to a special court. मतलब समझो पीएमएलए जब नहीं था उसके पहले कोई भी सेशन कोर्ट में, कोई भी नॉर्मल अपना जो कोर्ट है उसमें पीएमएलए का कोई केस का ट्रायल चल रहा था, तो वो केस को ट्रांसफर भी किया जा सकता है टू द स्पेशल कोर्ट. देन सेम पावर एज दैट ऑफ सेशन कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस. तो इस मतलब स्पेशल कोर्ट के पास सेशन कोर्ट जितना ही पावर है. देन ऑफेंसेस अंडर पीएमएलए 2002 इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको आप लोग बराबर याद रखना. ऑफेंसेस अंडर पीएमएलए 2002 इज cognizable and non-bailable. Okay, this is as per section 45. अभी यहाँ पे कैसा है? Bail can be granted on own bond only if, मतलब generally cognizable जो है वो non-bailable होता है. अभी यहाँ पे bail can be granted, तो ये वाला जो डिस्कशन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ conditions for bail. बेल मिलने का कौन कौन सा कंडीशन है? एक तो देखो, the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and the court is satisfied that there are reasonable grounds to believe that he is not guilty of the offense and he is not likely to commit any offense while on bail. तो ये सारा कंडीशन फुलफिल होगा तभी उसको बेल मिल सकता है. एडिशनल कंडीशन है, if the aggrieved is a minor less than 16 years or a woman or a sick और इनफर्म, तो ये सब लोगों को, एंड एक तो ये 4 लोगों को बेल मिल सकता है. कौन कौन से लोग हैं? माइनर लेस देन 16 इयर्स, वुमेन, सिक और एन इनफर्म, एंड सच, एंड द सम इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 1 करोड़. 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो माइनर हो, वुमेन हो, किसी को बेल नहीं मिलेगा. कैन बी ग्रांटेड बेल इफ द स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट्स हो. तो स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो उनको बेल दे सकता है ऑन, दे कैन बी रिलीज्ड ऑन ओन बॉन्ड्स. मतलब बेल मतलब क्या है? रिलीज ऑन बॉन्ड्स और पर्सनल गारंटी. देन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर. देखो पुलिस ऑफिसर का क्या जुरिस्डिक्शन है?
only when specifically authorized by CG, only when specifically authorized by CG by a general or a specific order, general or a specific order, and subject to such conditions as may be prescribed. तो normally अगर in general बोलोगे तो police officers का PMLA cases में jurisdiction नहीं होता है, only when specifically authorized by the CG by a general or specific order and subject to such conditions as may be prescribed. Next concept is reciprocal arrangements for assistance in certain matters. Section 56. देखो सेंट्रल रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कब होता है? वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आप लोगों को याद है जो जीएसटी में भी था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट makes arrangement with a contracting state. Contracting state मतलब foreign country for enforcing अभी reciprocal arrangement का रीजन क्या होता है? दो रीजन है। एक तो टू एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए 2002 मतलब पीएमएलए प्रोविजंस को अच्छे से एनफोर्स करने के लिए कर सकता है। एंड दूसरा क्या रीजन हो सकता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा रीजन है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू prevent any offense under PMLA, prevention of offense under corresponding law in force in that country. PMLA के अंडर जो ऑफेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो corresponding law in that foreign country या तो investigation of cases under this act. तो ये तीन कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। अभी देखो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मतलब ये जो यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कब भेजा जाता है? व्हेन ऑन एप्लीकेशन टू स्पेशल कोर्ट फॉर एविडेंस रिक्वायर्ड इन मतलब देखो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है ये कौन इनिशिएट, देखो जहाँ पे दिस कैन बी इनिशिएटेड बाय an investigating officer where the investigating officer is of the opinion that the evidence required for an investigation is with the foreign country, and in that case he shall file an application to the special court, and in the opinion of the officer that evidence may be available in the contracting state, ये condition है। on satisfaction of this मतलब जहाँ पे special court is satisfied that the evidence is with the foreign country, तो ये satisfaction of the special court is very important। on satisfaction of the special court इसके बाद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है। अभी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसको भेजा जाता है? टू अ कोर्ट और अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई भी कोर्ट को या फिर कोई अथॉरिटी को हम लोग लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं। देन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 66। if the director is of the opinion on the basis of information or material in his possession that the provisions of any, देखो यहाँ पे क्या है? provisions of any other law are contrary, मतलब पीएमएलए के साथ साथ डायरेक्टर को ये भी लग रहा है कि इनकम टैक्स वायलेट हो गया, जीएसटी वायलेट हो गया, तो provision of any other law is contravened, then the director shall share the information with the concerned agency for necessary action। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट में exchange of information to other authorities का बात हो रहा है। अब ये कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। क्या करेगा? he can exchange information to other authorities if there is contravention to other acts। next is recovery of fine or penalty, punishment for vexatious search। vexatious search क्या होता है? देखो विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो ऑफिसर है उसका ड्यूटी है कि उसको रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, या तो ही सर्चेस अ प्रेमाइसेस और बिल्डिंग और डिटेन्स और अरेस्ट्स एनी पर्सन। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं वेक्सेशियस सर्च। तो ये केस में पेनल्टी क्या है? इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे देखो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 50,000। दिस इज द पेनल्टी फॉर वेक्सेशियस सर्च।
नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 63। अभी फॉल्स इंफॉर्मेशन का केस में विलफुली और फ्रॉडुलेंटली, देखो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकता है कोई भी पर्सन दो केस में, एक तो जानबूझ के दिया विलफुली, दूसरा है फ्रॉडुलेंटली गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन, एंड ये इंफॉर्मेशन के वजह से इट कॉस्ट एन अरेस्ट और सर्च ऑफ एनी पर्सन, देन द इम्प्रिजनमेंट इज मैक्सिमम 2 years एंड मैक्सिमम 50 years। ये जो पनिशमेंट है, दिस पेनल्टी इज सेम एज वेक्सेशियस सर्च, सेम पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। क्या है? if he refuses to answer any question or if he refuses to sign, देखो refuses to sign any statement made by him during the proceedings, एक तो refuses to sign any statement, refuses to answer any question, summon issued for attendance or to give books or other documents, but देखो यहाँ पे उसको समन किया गया है अटेंडेंस देने के लिए, बट ही फेल्स टू डू सो, बट ही डिड नॉट अटेंड। तो ये तीन केस में यहाँ पे पेनल्टी लगाया जाएगा वो पर्सन के ऊपर फॉर ईच सच डिफॉल्ट मिनिमम 500 रुपीज, मैक्सिमम 10,000 रुपीज। ये पेनल्टीज आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी, सेक्शन 69। इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे द फाइन और पेनल्टी, यहाँ पे जो पेनल्टी इम्पोज किया गया है, अगर कोई पर्सन वो पेनल्टी दे नहीं पा रहे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन, दैट मींस पेनल्टी ऑर्डर पास हुआ वहां से 6 महीने के अंदर अंदर अगर पेनल्टी नहीं दे पाया, देन द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर स्टार्ट्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स। ये जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स का बात यहाँ पे हो रहा है, तो दिस रिकवरी प्रोसीडिंग्स इज टू बी दिस रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर सेम एज दैट ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स इन इनकम टैक्स एरियाज। इनकम टैक्स का जो ड्यू है उस वहां पे भी रिकवरी प्रोसीडिंग है, तो सेम उसका मीनिंग सेम होगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑफिसर डेलीगेटेड विल बी कन्फर्ड विद द पावर्स ऑफ टैक्स रिकवरी ऑफिसर। मतलब रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जो ऑफिसर डेलीगेटेड होगा ना, ही विल बी कन्फर्ड पावर्स ऑफ टैक्स रिकवरी ऑफिसर। तो गाइस यहाँ पे अपना ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 खत्म होता है। This is a very small act yet interesting and बहुत ही important है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इसको बार बार रिवाइज करो। देखो 9-10 पेज का एक्ट है, तो ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा, तो इसको कम से कम 3-4 बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो। ओनली प्रोविजन रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा वो मत करो। एंड ये जो नोट्स है मैं मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से यू कैन डाउनलोड इट। अच्छा ये तो आप लोग प्रिंट भी कर सकते हो। तो चलो अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सो एक टारगेट है अपना कि रिजल्ट आने से पहले पहले अपने सीओ फाइनल का जो लॉ है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे रिवीजन, राइट। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।